हाय गाइस, वेलकम टू एस जी एलिमेंटल्स। माय नेम इज़ सुरभि और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री क्लास 9th chapter 3rd atoms and molecules. It is meant for all the students who are studying CBSE curriculum. It is also meant for students who are preparing for any competition exams which require you to be prepared and familiar with the subjects of NCERT up to class 12th or maybe class 10th. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एन एटम। सो आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो हम जैसे ही डिवाइड करते जाएंगे मैटर को इनटू स्मॉलर पीसेस। फॉर एग्जांपल हमने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था। बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट रूम्स, रूम्स आर मेड अप ऑफ वॉल्स, वॉल्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, फिर bricks are further made up of different small molecules. Molecules are then made up of atoms. So everything, whether it is living or non-living, it is built up of many small particles that are not even visible to our eyes. Naked eyes से हम उसको देख भी नहीं सकते क्योंकि उसका साइज़ इतना छोटा है. But ultimately, atom is the smallest particle of a matter. It is the building block of matter. अगर आपको बोले कि एटम को डिफाइन करो तो आप कैसे करोगे? Atom is the building block of all the matter. It may be और इट मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एक एटम अकेला रह भी सकता है, अकेला नहीं भी रह सकता। जैसे आपने नोटिस किया होगा जो मोस्टली गैसेस होती हैं हम हमेशा लिखते हैं O2। ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं ना O2, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम लिखते हैं CO2। सो ये क्या है O2 CO2? ऑक्सीजन का सिंबल सिंपली O होता है। तो अगर ऑक्सीजन का एक एटम होगा तो हम उसको O से रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर हम O2 लिख रहे हैं इट मीन्स ऑक्सीजन इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो जब भी एटम्स का ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तो जब हम कहते हैं कि एटम मे बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो इसका क्या मतलब होता है? एटम इतना छोटा होता है और इतना रिएक्टिव होता है कि कई बार वो नेचर में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बहुत सारी गैसेस का एग्जाम्पल आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, जैसे कि O2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सब हमेशा ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नॉट एज अ सिंगल एटम। सो दैट इज वाई वी से एटम मे बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट जो किसी केमिकल रिएक्शन का पार्ट हो सकती है दैट इज एटम। आज हमें पता है दैट एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, दे पार्टिसिपेट एज अ पार्ट ऑफ एटम। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं नेचर में? अकेले रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, या किसी के साथ रिएक्ट करके रहते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एटम मे बी और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सो विच मीन्स एटम जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। आयंस क्या होते हैं? दे आर बेसिकली चार्ज्ड एटम्स। जब एटम स्टेबल नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसके बाद वो एक स्टेबल नेचर एक्वायर कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड आयन। बट आप डिटेल में इसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ोगे। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए एटम जनरली डू नॉट एग्जिस्ट अलोन। बहुत रेयर एटम्स होते हैं जो अकेले भी एग्जिस्ट करते हैं, बट अदरवाइज दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स बना के रहते हैं विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। सो एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है CO2 होता है। CO2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इन द मॉलिक्यूल ऑफ carbon dioxide there is one atom of carbon and there are two atoms of oxygen. Any group of atoms will be called a molecule. तो जब हमने CO2 की बात करी और हमने देखा देर इज़ मोर देन वन एटम, तो हम ऑब्वियसली उसको क्या बुलाएंगे? CO2 का मॉलिक्यूल। अब एक सवाल आता है दिमाग में कि एटम्स कितने बड़े होते हैं? वाटरमेलन के जितने, तरबूज के जितने होते होंगे या फिर एक वाटर की ड्रॉप के जितने तो होते होंगे। इमेजिन एक वाटर ड्रॉप में मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। सो एटम्स का जो साइज होता है दैट इज़ नॉट मेजर्ड इन meters or centimeters or millimeters. In fact they are much smaller. Size of the atom, जो atom का radius होता है, that is measured in nanometers. So 1 nanometer is equal to 10 raised to the power -9 meters. यानी 1 मीटर के अगर
10⁻⁹ पीसेस कर दिए जाए। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना हुआ। तो अगर एटम इतना छोटा होगा तो उसको ऑब्वियसली आप नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। सो इज इट इवन पॉसिबल टू सी एन एटम? जी हाँ, आज के टाइम इट्स पॉसिबल टू सी एन एटम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर आपसे अब कोई पूछे दैट इज इट पॉसिबल टू सी एटम विद नेकेड आईज, आप अपनी आंखों से देख पाओगे उसको, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद अ नेकेड आई। वाई? बिकॉज एक तो एटम का साइज इतना छोटा है, इट इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, तो हमारे आई की इतनी मैग्नीफाइंग पावर ही नहीं होती है दैट इट कैन व्यू समथिंग एज स्मॉल एज इन नैनोमीटर्स। हमेशा हमें जो दिखाई देगा अपने आसपास एक छोटा सा, चाहे वो जैसे मैंने बोला पानी की एक ड्रॉप हो या कुछ भी हो छोटी सी चीज़, उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम होंगे। सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी कैन नॉट सी एटम विद अ नेकेड आई बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल इन साइज, इट इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁻�9 मीटर्स। और दूसरी चीज़, एटम जनरली डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की फॉर्म में रहेगा, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहेगा। तो इसी तरीके से हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, जिसकी वजह से भी इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट टू सी वन सिंगल एटम विद अ नेकेड आई। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा दैट if it's not possible to see an atom with the naked eye, is it even possible to see an atom? एटम को हम देख भी सकते हैं। तो yes, definitely we can see an atom with the help of electron microscope. electron microscope बहुत ही एडवांस्ड माइक्रोस्कोप होता है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण आप नैनोमीटर्स में जो एटम का साइज़ है फिर भी आप उसको देख पाते हो। वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज़ नोन एज द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इट्स वेरी हेल्पफुल in enlarging and magnifying the size of the atom, and it helps us to observe the structure of atom present within a matter. Scanning tunneling microscope is the name of that electron microscope, STM short form में बोलते हैं। अब हमने एटम के साइज़ की तो बात कर ली, और आपको पता है कि एटम इतना छोटा होता है कि आप उसको एक नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो। तो अब एटम की मास की बात करते हैं। व्हाट वुड बी द एटॉमिक मास एंड हाउ विल वी मेजर इट? आप देखो, किसी भी चीज़ को जब मेजर करते हो तो आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होता है रेफरेंस के लिए। जैसे आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर्स जब वेजिटेबल सेल करते हैं या फ्रूट सेल करते हैं तो उनके जो बैलेंस होता है उसमें एक साइड एक वेट रखा होता है, सपोज़ 1 kg का या ½ kg का या 250 ग्राम्स का, और उसके अगेंस्ट वो सामान रख के उसको तौलते हैं, बैलेंस करते हैं। जब दोनों वेइंग स्केल बराबर हो जाती है तो वो कहते हैं कि मैम टेक दिस इज़ 1 kg वेजिटेबल या 1 kg फ्रूट, आपका जो भी है। तो वो हमेशा एक रेफरेंस यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को मेजर करना हो, आप दुकानदार के पास जाते हो, उसको बोलते हो मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो 1 मीटर कपड़ा वो एक स्टिक से मेजर करता है, एक स्केल से मेजर करता है। वो स्केल स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट है और वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। सो दिस स्टैंडर्ड इज़ एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। वो 1 मीटर की लेंथ अगर आप यहाँ पे भी इंडिया में भी नापोगे तो भी वो 1 मीटर होगा, अगर आप फ्रांस में या अमेरिका में या यूरोप में जाके नापोगे तो भी वो 1 मीटर उतना ही होगा। सो दीज आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, और आप उन्हीं स्टैंडर्ड्स को एज अ रेफरेंस लेके कोई भी चीज़ मेजर करते हो। सो नाउ यू हैव टू वे एन एटम, आपको एटम का वजन पता लगाना है, तो एटम के लिए भी कोई रेफरेंस पॉइंट तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हम किलो, 2 किलो या ½ kg या 250 ग्राम्स में तो एटम को वे नहीं कर सकते। तो एटम के लिए आपको एक डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करने की ज़रूरत थी, और जो कि बहुत स्टेबल भी होना चाहिए, नेचर में हमें मिलना भी चाहिए और वो स्टेबल भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए कार्बन के एक एटम को रेफरेंस पॉइंट लिया गया, उसे बोलते हैं कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो मास है वो स्टैंडर्ड 12 यूनिट्स लिया गया है। कार्बन का वो एटम बहुत स्टेबल होता है, नेचर में ईजिली मिलता है और बहुत एबंडेंस में मिलता है। व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट? कार्बन 12 एटम को टेकिंग इट एज अ रेफरेंस उसको 12 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। मुश्किल लग रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है, दोबारा समझाती हूँ। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट is equal to 1/12 the mass of carbon 12 atom taken as 12 units। क्या मतलब हुआ? एक कार्बन का एटम लिया, उसको एज अ स्टैंडर्ड माना, ये माना कि उसके अंदर 12 यूनिट्स का मास है। तो अगर उसके अंदर 12 यूनिट्स का मास है तो अगर उसको आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो जितना 1 यूनिट का मास आएगा दैट हैज़ बीन टेकन एज अ स्टैंडर्ड 1 यूनिट एटॉमिक मास। अब लर्न हो जाएगी ये डेफिनेशन। सो 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 यूनिट्स। सो क्योंकि हम एटॉमिक मास यूनिट को
कार्बन के एटम के कंपैरिजन में ले रहे हैं, इट्स इन रिलेशन टू द कार्बन 12 एटम, सो दैट इज़ वाई वन एटॉमिक मास यूनिट इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट्स रिलेटिव मास एज कम्पेयर टू द कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है, तो उसका क्या मतलब हुआ, आप कार्बन 12 का एक एटम ले लो, कार्बन 12 का एक एटम मतलब कार्बन का एक ऐसा एटम लिया जिसका मास 12 यूनिट्स है, उसके सामने अगर आप हाइड्रोजन रखोगे एक वेइंग बैलेंस में और आपको दोनों बैलेंस दोनों साइड्स इक्वल करनी है, तो यू विल नीड टू प्लेस 12 हाइड्रोजन एटम्स। जब आप 12 हाइड्रोजन एटम्स एक कार्बन एटम के सामने रखोगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो विच मीन्स कार्बन 12 का जो वेट था आपने 12 यूनिट्स लिया था, तो हाइड्रोजन का वेट जो है वो 1 यूनिट्स है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताओ, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट्स। सो इसका क्या मतलब हुआ, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। ठीक है, हमने एक ऐसा कार्बन एटम लिया जिसका मास 12 यूनिट्स है, उसका 1/12 किया यानी कि 1 यूनिट आ गया, उससे 16 टाइम्स जो हैवियर होगा दैट इज़ ऑक्सीजन एटम। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, सजेशंस हों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।